बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट 3, ए बर्ड केम डाउन द पार्क। तो हमें जो अपडेट अभी अपडेटेड बुक का ये वेबसाइट पे ऑफिशियल वेबसाइट पीसीटीवी की और मार्केट में है, उस पर कुछ चेंजेस हैं एक्सरसाइज में। तो हमने उस हिसाब से हम भी अपडेट कर रहे हैं अपने लेक्चर्स को। तो ग्रामर सॉरी, हमने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था की थी लास्ट लेक्चर्स में। तो उसका जो एच पार्ट सब कर चुके थे, आज वोकेबुलरी एंड ग्रामर पे मौजूद है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। वोकेबुलरी एंड ग्रामर। वोकेबुलरी अल्फाज, अकील अल्फाज। ग्रामर किसे कहते हैं? ग्रामर जो आपको पता है, ग्रामर रूल है। ये देखिए, ये सामने है, ये बुक है और ये आपके नोट्स हैं। तो ये पार्ट है इसका, फाइंड द कनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। कनोटेटिव कहते हैं जी कोई चीज इशारत कर, लफ्ज हो, इशारती इशारी लफ्ज पे आप कह सकते हैं। डिनोटेटिव क्या है? लफ्ज की मीनिंग। तो उसका फाइंड करना है। ये देखिए, ये टेबल है 1 2 3 4 5 6, और ये हमने वर्ड और डिनोटेटिव मीनिंग और कनोटेटिव मीनिंग इसको फिल कर दिया। साथ हमने उर्दू हमेशा की तरह लिख ली है बड़ी इजी वे में। तो आइए इसको रीलोड कराते हैं। तो सबसे पहले क्या है? वेलवेट है, इसका डिनोटेटिव मीनिंग क्या होगा? लफ्जी मतलब इस सॉफ्ट स्मूथ फैब्रिक मेड ऑफ सिल्क कॉटन नेलोन, रेशम कपास या नेलोन से बना एक नरम हमवार कपड़ा। अब कनोटेटिव इशारी क्या हो सकता है? मतलब क्या इशारा मिल रहा है इससे? ये सॉफ्टनेस, जेंटलनेस और डेलिकेसी, नरमी, मलैमत या लज्जत की निशानदेही करता है। कॉशियस, अब केयरफुल जिसे कहते हैं, बी केयरफुल टू अवॉइड डेंजर और मिस्टेक, खतरे या गलती से बचने में मोहतात रहना। अब इशारी और कनोटेटिव क्या मीनिंग है जी? इम्प्लाइज अलर्टनेस और फेयरफुलनेस, मोहतात रहने या खौफ से मुराद है। ये देखिए आगे क्या, ग्लैंस्ड तो लोग क्विकली और ब्रीफली, जल्दी या मुख्त तौर पर देखें या देखना। सजेस्ट सिक्रेसी और क्यूरियोसिटी, ठीक है, क्यूरियोसिटी रफ्तारी की निशानदेही करता है। ये भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट है जी स्टेयर, ठीक है। स्टेयर सेकंड फॉर्म वर्ब है, हलाना। तो मूव स्लाइटली और कॉज मूवमेंट, थोड़ा हरकत करना या हरकत पैदा करना, ठीक है। ये की बल्कि यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये स्टेयर्ड आया हुआ है। तो ये सेकंड फॉर्म वर्ब है। इम्प्लाइज एवॉकिंग, एवेकिंग, एवेकनिंग और स्लाइट इमोशनल मूवमेंट, बेदारी या हल्की सी जज्बाती हरकत से मुराद है। ओर्स चप्पू को कहते हैं। ओर्स विद फ्लैट एंड यूज टू रो आर स्टेयर बोट, हमवार सर वाले खंभे कश्ती को चलाने या सिर्फ बदलने के इस्तेमाल होते हैं, गाइड करने के लिए, स्टेयर करने के लिए। सिंबल ऑफ गाइडेंस, रहनुमाई या हरकत की अलामत। ये आपका कनोटेटिव मीनिंग हो गया, कनोटेटिव। और फ्लैशलेस, बगैर छपा के, बगैर आवाज, पानी में छपा की आवाज पर, विदाउट स्प्लैश और साउंड इन वाटर। जस्ट ग्रेसफुल मैजिकल मूवमेंट, खूबसूरत जादुई हरकत की निशानदेही कर। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट बी पार्ट में हम चलते हैं। ये देखिए, आइडेंटिफाई वेदर ईच वर्ड टिपिकली कैरीज ए पॉजिटिव और नेगेटिव कनोटेशन एंड प्रोवाइड एग्जांपल और कॉन्टेक्स्ट वेयर दीज कनोटेशंस माइट अप्लाई, ठीक है। अब देखिए जी, हमने क्या करना है? शनाख्त करना है, आइडेंटिफाई करना है कि आया क्या कहते हैं, आया हर लफ्ज आमतौर पर मुस्बत या मनफी इशारी मानी रखता है। ये मानी से मुराद कनोटेटिव मानी है, यहाँ पे याद रखना है। और मिसालें या सियाक शोबा फराहम करता है जहाँ ये मानी लागू हो सकते हैं। तो देखिए जी, हमने एक ग्लास, ग्लाइड एंड फेदर्स, ये तीन है। तो इनका जो पॉजिटिव कनोटेशन है, ये इशारी मतलब है, मुस्बत मफहूम है, फ्रेंडली और जेंटल लोग। दूसरा हल्की सी नजर है। और नेगेटिव कनोटेशन क्या बनेगी? मनफी मफहूम या इशारी मतलब सस्पिशियस और जजमेंटल लोग, शक भरी या तनकीदी नजर। अब शी गिव ए फ्रेंडली ग्लास एट हर, ये आपने पॉजिटिव का यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है, एक सेंटेंस बना लिया है। ठीक है जी, एग्जांपल दिया उसने अपने दोस्त को दूसरा नजर से देखा। ठीक है, ग्लाइड है स्मूथ ग्रेसफुल मूवमेंट, नर्म और खुशनुमा हरकत, ये पॉजिटिव है कोटेशन। नेगेटिव स्नीकी और सीक्रेटिव, ठीक है, चुपके छुपके का मूवमेंट, हरकत करना, ठीक है, स्नीकी और सीक्रेटिव, तो ये मनफी मफहूम होगा। द डांसर ग्लाइडेड अक्रॉस द स्टेज, रकासा स्टेज पर नर्व से चलती हुई महसूस हुई, यानी कि ये इसकी भी पॉजिटिव ये कनोटेशन यहाँ से मुराद ली जा रही है, मफहूम है। फीदर, फेदर्स क्या है जी? पार्टी से कहते हैं सॉफ्ट, इस ब्यूटी एंड लाइटनेस, नरमी, खूबसूरती, हल्कापन, ये पॉजिटिव ये है। और ये फेदर्स का मतलब है। अच्छा, फेदर्स अगर नफी नेगेटिव मीनिंग है तो मेसीनेस और क्लटर, यानी कि खराबी या बेतरतीबी, इफ सेकेंड अगर बिक रही हो। द बर्ड्स फेदर्स वर कलरफुल शॉर्ट, परिंदे के पास डार्क, रंगीन और नरम। तो ये एग्जाम्पल हमने पॉजिटिव कनोटेशन की दे दी है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो सी पार्ट पे तरफ चलते हैं हम। हमारा सी पार्ट है जी, ये देखें, बुक के मुताबिक कंपेयर ईच पेरा वर्ड दैट हैव सिमिलर बेसिक डेफिनेशन बट इवोक डिफरेंट फीलिंग्स और आइडियाज, ठीक है जी।
यानी कि इवोक माने मारना, एहसास जान करना। अल्फाज की हर जोड़ी का मान का जिनकी बुनियादी तारीफें एक जैसी है लेकिन मुख्तलिफ अल्फाज मुख्तलिफ पैदा करते हैं, ठीक है नी। डिस्कस द डिफरेंट nuances, बारीकियां यानी कि ईच वर्ड्स कैरी जो रखता है, एंड हाउ दीज nuances affect the tone and interpretation when used in various context। ठीक है जी, हर लफ्ज की मुख्तलिफ तबादला ख्याल करें बारीकियों पर, और मुख्तलिफ शख्स में इस्तेमाल और ये बारीकियां लहजे और तशरीह को किस तरह मुतासर करती हैं। तो इस हवाले से हमने देख रहे हैं जो वर्ड दिए गए हैं वो भी सामने हैं। एक है ग्लास वर्सेस स्टेयर, दोनों अब पता देखना ही है, लेकिन इनके मीनिंग में डिफरेंस है और बारीकी भी चेक करते हैं। तो ग्लास क्या, टू लुक एट समथिंग क्विकली और ब्रीफली, किसी चीज को जल्दी या मुख्तसर तौर पर देखने को कहते हैं, ये ग्लास करना है। अब इसकी अपने सेंटेंस बना दिए, सामने आपको आसानी से समझ आ जाए, ताकि शी ग्लास्ड एट द क्लॉक टू चेक द टाइम, उसने वक्त चेक करने घड़ी पर नजर डाली। तो वो भी अब क्लियर हो गया होगा। अब स्टेयर को देख लेते हैं। स्टेयर टू लुक एट समथिंग, ठीक है जी, लुक एट समथिंग और समवन फॉर लॉन्ग टाइम, किसी या किसी को लंबे वक्त तक देखना। ऑफन विद वाइड आइज एंड फिक्स्ड अटेंशन, अक्सर खुली आंखों और मुस्तकिल तवज्जो के साथ। ठीक है जी, इसका देखें सेंटेंस बना लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ही स्टेयर्ड एट द पेंटिंग फॉर सेवरल मिनट, वो कई मिनट तक पेंटिंग को देखता था। तो ये तो हो गया क्लियर, लेकिन नुएंसेस इन मीनिंग है क्या है जी, मानी में बारीकी कौन सी है जरा देख लेते हैं। ए ग्लास इज ब्रीफ सटल एंड ऑफन पोलाइट, ठीक है जी, ऑफन पोलाइट, while a stare is intense, prolonged and can feel rude or uncomfortable। एक नजर जो होती है मुख्तलिफ लतीफ अक्सर शैस्ता होती है, जबकि घूरना जिसे स्टेयर कहते हैं शदीद तवील होती है और दूसरों के लिए बदतमीजी या बेचैनी महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। उम्मीद है आपको इनकी बारीकी का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है ग्लाइड वर्सेस स्लाइड। ग्लाइड क्या है, टू मूव स्मूथली, ग्रेसफुली एंड एफर्टलेसली थ्रू एयर और ओवर सरफेस, हवा के जरिए या सतह के ऊपर आसानी से, खूबसूरती से, एंड एफर्टली और आसानी से हरकत करना। द स्वान, जिसे हंस कहते हैं, बदखनुमा जो उसकी टाइप है। ग्लाइडेड अक्रॉस द लेग विदाउट मेकिंग साउंड, ठीक है जी, हंस बगैर कोई आवाज उठाए झील के पार चला। स्लाइड क्या, टू मूव along a surface while staying in contact with it, often with less control or friction। किसी सतह के साथ रास्ते में रहते हो उसके साथ हरकत करो, अक्सर कम कंट्रोल या रगड़ के साथ। अगर अगर बच्चों को कीचड़ में आपने देखा होगा, अब वो नीचे जाते हैं जब स्लाइड कर रहे होते हैं, या पार्क्स में जाए तो एक स्लाइडर बने होते हैं जिसके ऊपर से वो नीचे जाते हैं, तो ये उस तरफ स्लाइड का मतलब है। द चाइल्ड स्लेड डाउन, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, स्लेड डाउन द प्लेग्राउंड लाफिंग लाउडली, मतलब जोर से हंसते हुए खेल नीचे गिर गया। ठीक है जी। नुआंसेस इन मीनिंग क्या है, ग्लाइड इंप्लाइज स्मूथ कंट्रोल्ड एंड एलिगेंट मोशन, ऑफन ग्रेसफुल इंटेंशनल। ग्लाइड क्या करता है, मतलब हमवार कंट्रोल शुदा वो खूबसूरत रखता है जो अक्सर खूबसूरत और तनिष्ठा होती है। स्लाइड क्या करता है जी, सजेस्टिव मोर डायरेक्ट समटाइम्स अनकंट्रोल्ड मूवमेंट, लेस ग्रेसफुल मोर फिजिकल। स्लाइड ज्यादा बरह रास्त कभी कभी बेकाबू हरकत की निशानदेही करता है, काम खूबसूरत ज्यादा जिस्मानी। थोड़ी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है जी कॉशियस वर्सेस पैरानॉइड। कॉशियस होता है बीइंग केयरफुल एंड अलर्ट टू अवॉइड डेंजर, रिस्क और मिस्टेक, खतरे, रिस्क या गलती से बचने के लिए मोहतात और चौकन्ना रहना। शी वॉज कॉशियस वाइल वॉकिंग ऑन द आइसी रोड, वो बर्फीली सड़क पर चलते हुए मोहतात। पैरानॉइड क्या है जी, पैरानॉइड होता है जी हैविंग एन इरेशनल एंड एक्सेसिव फियर, ऑफन बिलीविंग अदर्स आर आउट टू हार्म यू। गैर मंतक मंतक और हाथ से ज्यादा खौफ होना, अक्सर ये यकीन करना कि दूसरे आपको नुकसान करने के लिए तैयार। He became paranoid that everyone was watching and judging him। वो पागल वस्वसे का शिकार हो गया कि हर कोई उसे देख रहा था, उसका फैसला कर रहा था। तो होपफुली आपको इन चीजों से क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी इनका हम बारीकी देख लेते हैं, इनके में डिफरेंस क्या है, नुआंसेस इन मीनिंग क्या है, मानी में बारीकी क्या है। काशिश इज ए रीजनेबल हेल्थी अवेयरनेस ऑफ डेंजर, इट्स लॉजिकल प्रोटेक्टिव। ठीक है, मुतादरा खतरे के बारे में माकूल और सेहतमंद आगाही है, ये मंतकी और हिफाजती है। Paranoid night is an unreasonable and exaggerated, exaggerated मतलब ज्यादा मुबालगा में fear, often without evidence of cause। पागल वस्तु के शिकार एक गैर माकूल मुबालगा में खौफ है, जो अक्सर सबूत या वजह के बगैर। तो होपफुली ये आपको और सी पार्ट क्लियर हो गया होगा। हम भी ये चाह रहे थे कि आपको ये क्लियरिटी से सारी चीज समझ आती है, होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट ही हम अपने डी पार्ट की तरफ चलते हैं। अगर आपको ये सारा कुछ हमारे नोट्स अपनी किताबें अच्छी लग रही है तो कैंडी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हौसला अफजाई होती है। आप फीडबैक देना चाहें कमेंट्स कर सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट आखिर में देंगे, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और आप नोट्स भी मंगवा ले सकते हैं। तो आइए डी पार्ट को देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस
From the poem, use the context provided in the sentence and the surrounding lines to infer the meaning of the underlined word or phrase. ठीक है, अंडर नीचे जो लाइन लगी हो, नज़म के मुतज़ा जुमले पढ़े, जुमले में दिए गए सियाक व सबाक और आसपास के लाइनों का इस्तेमाल करें ताकि नुमाया लफ्ज़ जिस जुमले के मानी का अंदाजा लगाया जा सके। अब ये देखिए, ही स्टर्ड हिज वेलवेट हेड। अब यहाँ पे जो वेलवेट हेड है, यहाँ पे लाइन लगी हुई है, ठीक है जी, उसने अपने मकसद चालू करा दिया। अब क्या वो कह रहे हैं, रीड द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम, यूज द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड। अब इनका कॉन्टेक्स्ट दिया सेंटेंस सराउंडिंग लाइन टू इन्फॉर द मीनिंग ऑफ। अब कॉन्टेक्स्ट से हमने ये लाइन, ठीक है जी, उससे हमने इसका वो करना है, मीनिंग लेना है, और फिर इन अंडरलैंड और इन्फर जो मीनिंग लेना है। तो इसे अक्सर इशारा किस तरफ है, द लैंड डिस्क्राइब्स ए बर्ड दैट हैज जस्ट कम डाउन द वॉल। ये लाइन एक परिंदे का जो अभी रास्ते चहल कदमी पर नीचे आया। खसूसियत मुख्तलिफ, जैसे वेलवेट की बात कर रहे हैं, द वर्ड वेलवेट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द बर्ड्स हेड, यानी कि बर्ड का सर, लाइक रेफरिंग टू इट इट्स सॉफ्टनेस स्मूथ ऑपरेशन, स्मूथ अपेयरनेस, यानी सर को बयान करके इस्तेमाल किया जाता है, मुंह उसकी नरमी या हमवार जहरी शक्ल की तरह करा करता है। तो होपफुली आपको ये जो है ना क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए ये, ठीक है जी, यहाँ पे भी अगर हम अंडरलाइन कर लें तो कोई मजाक करें ताकि क्लियरिटी रहे, ठीक है जी, ये हम वर्ड है। हाँ, नेक्स्ट है जी, इन्फर्ड, इसकी मीनिंग क्या होगा, वेलवेट हेड रेफर टू द बर्ड सॉफ्ट और स्मूथ फेदर हेड। सबसे मुराद परिंदे का नर्म हमवार पंख वाला सारा है, ठीक है जी। तो होपफुली आपको इसमें बड़ी क्लियरिटी से आप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इससे बड़ा आसानी से ये सारा कुछ बताया गया है कि किस तरह सारा कुछ समूद और सारा कुछ हिसाब किताब है। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको क्लियरिटी से ये बड़ी आसानी से समझाया गया है। और मुराद परिंदे का नर्म हमवार पंख वाला सारा लफ्ज हलचल, द वर्ड स्टेयर, ठीक है ना, का मतलब है, यहाँ पर हलचल लिखा हुआ है लेकिन स्टेयर का मतलब वैसे है, ऐसे अपना सारा स्टेयर को वैसे हलचल भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेयर मतलब लिया जा रहा है इसका, ठीक है ना, यानी कि सर हलाया। मकसद है, इसको आप क्लियर कर सकते हैं, सर हलाया, ठीक हो, या हरकत दी, बल्कि सर नहीं, बल्कि यहाँ पे हलाया या हरकत दी कह दें, हरकत दी कर देंगे, इससे इजी। तो थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसको हमने क्लियर करने का मतलब है, परिंदे ने ऐसे अपना सर हिलाया, यहाँ पे इसका ये मीनिंग लिया जा रहा है। तो ये पहला हमारा क्लियर हो गया। सेकंड है जी, एंड इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। सेकंड क्या है, एंड देन हॉप साइडवाइज टू लेट द बीटल, लेट ए बीटल पास। ये पोएम की लाइन है। कंटेक्ट, इसका अब कंटेक्चुअल क्ल्यू देखना है और इन्फर्ड मीनिंग देखना है, ठीक है ना। जो तो बर्ड, अब इसका कंटेक्चुअल क्यों क्या होगा, ये कि फिर एक बीटल भंवरे को गुजरने लगा, दीवार की तरफ चल पड़ा या कूद गया। The bird is on the ground observing its surroundings and then moves sideways to avoid interfering with another small creature or a beetle, ठीक है जी। परिंदा जमीन पर है, अपने इर्द गिर्द का मुशाहिदा करता, फिर एक छोटी मखलूक यानी बीटल, या आपने बड़ी डिटेल में पहले भी समय रखा है, भंवरा के साथ मुदाखलत बचने के लिए एक तरफ हो जाता है। इनफर्ड मीनिंग क्या होगा जी, इनफर्ड मीनिंग वेरी इजी जी। इनफर्ड मीनिंग जो अब अक्षुदा मानिए क्या, द फ्रेज शोज दैट दैट बर्ड जो है आपका, जी सॉरी, इनफर्ड मीनिंग जो है वो क्या है, द फ्रेज शोज दैट द बर्ड वाज अवेयर एंड कंसिडरेट ऑफ इट्स एनवायरनमेंट, ऑफ साइडवाइज मीन इट्स मूव साइडवाइज इन स्मॉल जंप टू मेक रूम फॉर द बीटल टू पास बाय। जुमले से पता चला कि परिंदा अपने माहौल से आगा और क्या रखता था, एक तरफ खुद गया का मतलब है कि एक छोटी सी छलांग में एक तरफ चला गया ताकि बीटल भंवरे गुजरने के लिए जगह। तो होपफुली आपको ये बड़ा क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो डिफिकल्ट हो, जो समझाई जा सके। आपने ऑलरेडी इसके बारे में काफी डिटेल से पता है अगर आप हमारे लेक्चर देख रहे हैं। तो आइए अब ये हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ डिड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईच सेंटेंस हेल्प यू टू डिटरमिन द मीनिंग ऑफ द वर्ड आर फ्रेज। हर जुमले के सियाक व सबाक ने आपको लफ्ज जुमले के मानी का तर्जुमा करने में किस तरह मदद। तो आइए इसका मीनिंग ये जो है किस तरह समझ लगी हमें, क्या हुआ, हमने अपना क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है, तो उसको हम जरा एड्रेस करते हैं। तो बल्कि इसको हम सबसे पहले रीड आउट कराते हैं, फिर हम आगे चलते हैं जी।
Context provided surrounding actions and imagery like the bird's gentle movements and interactions with nature help visualize the scene, allowing the reader to infer meanings. For example, the softness of velvet fits with a delicate creature like a bird, and hopped sidewise makes sense when imagining how birds move. जी, तो इसका ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। सियाक सबाक ने इर्द गिर्द के अमाल और इन्हीं के जो एक्शन हैं और तस्वुरात फराहम किया इमेजरी, जैसे परिंदे की नर्म हरकत और फितरत तामुल ने मंजर को देखने में मदद की, जिससे कारी को मानी अक्स करने का मौका मिला। मिसाल के तौर पर मुख्तल की नरमी परिंदे जैसी नाजुक मखलूक के साथ फिट बैठती है और परिंदों की हरकत का तस्वर करते वक्त एक तरफ चला गया समझ में आता है, होप साइड वाइज, ठीक है ना, समझ में आता है। तो ये क्वेश्चन का हमने आंसर भी दे लिया। अब नेक्स्ट भी एक क्वेश्चन है जिसको हम देख लेते हैं पहले। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कंसीडर ए वर्ड्स पोजीशन और फंक्शन इन ए सेंटेंस व्हेन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। इसके बारे में समझने की कोशिश करते वक्त किसी जुमले किसी लफ्ज की हैसियत या फंक्शन पर गौर करना क्यों जरूरी है, मतलब जो लफ्ज है वर्ड है उसकी क्या उसकी मीनिंग को करना, उसका फंक्शन क्या है, काम क्या है, उसको समझना क्यों जरूरी है। तो आइए इसका भी आंसर हमने दिया हुआ है, तो रीड आउट कर लेते हैं, आप नोट भी करते जाएं साथ साथ। और ये देखिए, रीड आउट कर लेते हैं पहले। A word's position and role in a sentence help clarify whether it's a noun, verb, adjective, or phrase, and what it's describing or doing. This helps avoid confusion and allows us to interpret figurative language correctly, especially in poetry where words often carry deeper or symbolical meanings. ये एक जुमले में किसी लफ्ज की हैसियत और किरदार ये वादे करने में मदद करता है क्या ये फेर सिफा या फिक्रा है और ये क्या बयान कर रहा है या कर रहा है। इससे उलझन से बचने में मदद मिलती है, उलझन से बचने से में मदद मिलती है और हमें अलामती जबान की सही तशरीह करने की इजाजत मिलती है, खासतौर पर शहरी में जहाँ अल्फाज अक्सर गहरे या अलामती मानी रखते हैं। तो ये था हमारा डी पार्ट, ये भी हमने क्लियर कर लिया। अब आ गए हैं जी हम, अगला पार्ट हमारा है फिगरेटिव, यानी कि अलामती जो लैंग्वेज है इन द पोएम। इन द पोएम शायरी में अलामती जबान, उसमें आइए इनमें हम जो लिटरेरी डिवाइसेस है, नंबर वन ए पार्ट है जी सिमली तशबीह, यानी कि डेफिनेशन फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग लाइक और आय। तारीफ, यानी कि इसकी क्या बनेगी जी, तकरीर की या फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि अज़ाए कलाम की एक तस्वीर कह सकते हैं। शक्ल जो की तरह या जैसे का इस्तेमाल करते हैं, दो मुख्तलिफ मुआवजा करते हैं। याद रखें तशबीह और इस्तिआरा में एक फ़र्क है। मेटाफॉर में जो तशबीह होती है वो उसमें लफ्ज इस तरह आते हैं जैसे जो, यानी कि इंग्लिश में लाइक और एज आते हैं, तो वो फिर सिमली कहलाती है। देर है एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम, नज़म से क्या, दे लुक लाइक फ्राइटेड बीट्स एट थॉट। लाइक का ये आ गया है वर्ड, तो ये तशबीह दी जा रही है, आंखें खौफजदा हैं, वो डरे हुए मोती लगे, मैंने सोचा, ठीक है। तो ये थी। अब एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे लुक लाइक फ्रेंड बीट आई थॉट। अच्छा, अब एक्सप्लेनेशन देखिए, ये है बुक की थोड़ी दी हुई है और हमने अपनी तरफ से भी एक एक्स्ट्रा दी हुई है कि ये देखें, पहले अपनी तरफ फिर बुक के एक्सप्लेनेशन की भी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। पहले आइए एक्सप्लेनेशन विदाउट देखते हैं जो हमने अपनी तरफ से किया है। The poet compares the bird's eyes to frightened beats, small, round, shiny objects. This simile highlights the bird's fearful and alert state, suggesting its eyes were wide open, shiny, and full of nervous energy, just like tiny beads that seem to tremble when disturbed. इधर शहर परिंदे की आंख का वादा खौफदा मुतरे करता है, छोटी गोल चमकदार अशिया। ये तस्वीर परिंदे खौफनाक होशियार औरत को उजागर करती है, जैसे पता चलता है उसकी आंखें खुली चमकदार और साबित होने से भरी हुई थी, बिल्कुल छोटे मोती की तरह जो परेशान होने का पर कांपते नजर आते थे। ये थी हमारी तरफ से, लेकिन ये बुक के मुताबिक देख लेते हैं। एक्सप्लेन द पोएट कंपेयर हिज लोनलीनेस टू ए क्लाउड ड्रिफ्टिंग इन द स्काई, एम्फसाइजिंग हिज सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड एमलेसनेस। यानी कि शायर ने अपनी तन्हाई का मौजूदा आसमान में बहने वाले परिंदे, यानी कि चलते हुए परिंदे से बादल से किए, जैसे तनाई और बेमकसद के असास पर जोर दिया गया है। बहरहाल अगर आप ऊपर वाला करेंगे ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ है और ज्यादा हमने बेहतर बेहतर अंदाज में लिखा हुआ है। बहरहाल ये चीज अगर मांगी जाए तो बी है जी पर्सोनिफिकेशन, क्या है जी, शख्सियत निगारी। ए फिगर ऑफ स्पीच डेफिनेशन क्या है, दैट गिव्स ह्यूमन क्वालिटी टू एनिमल ऑब्जेक्ट्स और आइडिया। वेरी सिंपल, क्या तारीफ है जी, तकरीर की एक शक्ल, यानी कि स्पीच एज जो कलाम की जो जानवरों अशिया या ख्याल में सारी खसूसियत फराहम करती है। तो हमने कई बार इसका जिक्र भी किया, एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम देख लेते हैं, क्या जी, ही स्टार्ड हिज वॉलवट, उसने अपने मुखबिल के सर को हिला दिया। देखिए
अब इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, द बर्ड हेड इज डिस्क्राइब्ड एज वेलवेट गिविंग इट ए ह्यूमन लाइक सॉफ्टनेस डेलिकेसी विच एड द सेंस ऑफ जेंटलनेस एंड टेंडरनेस टू द बर्ड्स एक्शन। विजात परिंदे के मुखड़ा तौर बयान किया कि जैसे इंसान जैसी नरमी और लदत मिलती है, जैसे नरमी और नरमी का एहसास पैदा होता है। तो ये भी हमने क्लियर कर लिया जी। सी पार्ट है जी इमेजरी। इमेजरी क्या है जी, डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट अपील टू द सेंसेस एंड क्रिएट्स मेंटल इमेजेस। विजाती जबान जो आवाज से अपील करती है और जहनी तस्वर जो बनता है उसको इमेजरी कहते हैं। ठीक है, नजम से मिसाल, ही बेट एन एंगल बार में हाफ एट द फेलोरा। अब आप सोचेंगे सामने, जब इमेजिनेशन बाय करेंगे उसने आधा काट लिया होगा कीड़े को सामने और उसने खा लिया, तो ये इमेजिनेशन है, इमेजरी बन गई है। ठीक है जी, इससे आपको बड़े क्लैरिटी से समझने में भी आसानी होगी और इसको समझ भी आपको आराम से रहे होंगे। तो बड़े इजी वे में ये समझाया गया है। ठीक है जी। ठीक है जी, उसने उस परिंदे ने एक कीड़े को आधे हिस्से में काटा और उसको कीड़े को कच्चा, सॉरी, ये इमेजिनेशन हमने देख ली और इसके टिक टिक लोग खा लिया। ही बेट एन एंगल हाफ एंड हाउएवर एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। दिस, ये दिस बर्ड had is described as velvet giving a human like software। पढ़ चुके हैं हम लोग। सॉरी, हम इस पे हैं, सॉरी हमने जरा पीछे चले गए थे। इसमें this vivid visual imagery allows readers to picture the bird's action clearly illustrating the raw unfiltered aspect of nature। यहाँ पर अनफिल्टर्ड से फिल्टर ना किया गया हो, ये रोशन बसरी तस्वीर कारण को परिंदे के अमाल को वाज पे इजाजत देती है, फितरत के खाम गैर फिल्टर शुदा पहलू की अक्कासी करती है। तो क्लियर हो गया जी, फिल्टर जो पानी जैसा आप करते हैं ना, एक छन के कुछ आ जाए, तो ये गैर फिल्टर शुदा की अक्कासी कर रही है। लास्ट डी पार्ट है जी इसका, जो फिगरेटिव लैंग्वेज थी उसमें सिंबलिज्म है। डेफिनेशन, लिटरली डिवाइस वेयर एन ऑब्जेक्ट पर्सन आर सिचुएशन रिप्रेजेंट समथिंग बियॉन्ड इट्स लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग जो लघवी मानी है, डिक्शनरी मानी है, अदबी आला या तरीका या लफ्ज जहाँ कोई शे शख्स या सूरत उसके लघवी मानी से बाहर की चीज की नुमाइंदगी करते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉम द पोम क्या है, एक साल देख लेते हैं। द बर्ड्स फ्लाइट एट द एंड ऑफ द पोएम, यानी कि नजर से मिलान, नजर के आखिर में परिंदे की आवाज। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द बर्ड्स ग्रेसफुल अनट्रबल्ड फ्लाइट सिंबलाइजेस फ्रीडम एंड द सीमलेस नेचुरल वर्ल्ड कंट्रास्टिंग विद द ह्यूमन वर्ल्ड बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस। ठीक है, तो बाउंड्री सरहदें और लिमिटेड हदूद। परिंदे खूबसूरत बिला रुकावट परवाज आज़ादी और हमवार कुदरती दुनिया की अलामत है जो इंसानी दुनिया की सरहदों और हदूद के बरक्स। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमने अभी टी पार्ट भी कर लिया, अब हम जो मूव कर रहे हैं इस वक्त वो यूफिमिज्म एंड ऑक्सीमोरन की तरफ है। तो इसका हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो फुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ से हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आपको अगर आप कांटेक्ट करना चाहें हमसे तो आपको ये देखें, कॉन्टैक्ट्स हैं bukhariBits@gmail.com, हमें ईमेल कर सकते हैं। और यहाँ पे 0320596614 आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये हमारा फेसबुक चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर लिख दें और शेयर कर सकते हैं, जिस पे अपडेट करते रहते हैं हम लेक्चर। ये हमारा ऑप्शन वो है। तो आज के लिए इस इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।